हेलो माय डियर फ्रेंड्स, प्रेम जीएस स्टडीज पे आपको तहे दिल से स्वागत है। और हम लोग पिछले क्लास में देखे थे प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका और सारे कोशिकांग के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसमें से आज हमारा पहला कोशिकांग जो है कोशिका झिल्ली है, और इस कोशिका झिल्ली को हम लोग अभी ख़त्म करेंगे। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद लाइसोसोम है ना, फिर प्लास्टिड यानी कि लवक। इस प्रकार से सारे टॉपिक को कोशिकांगों को हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप यदि नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक बटन और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन पे जाता रहेगा और आप इसी तरह से रेगुलर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन है ना, यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना गया। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। 1950 ईस्वी में जब माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था, उससे पहले हमको जो कोशिका है, हमारा कोशिका है, उससे पहले हमारा कोशिका को आंतरिक रूप से नहीं देखा गया था। जब नहीं देखा गया था तो सारे स्ट्रक्चर्स को पता नहीं था। तो उसके बाद हमारा जो कोशिका झिल्ली है 1972 ईस्वी में है ना, सिंगर और निकोलस दो वैज्ञानिक थे है ना, वही दोनों वैज्ञानिक 1972 में एक मॉडल दिए जिसे है ना यहाँ पे तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये कोशिका झिल्ली है ना, कहता है ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। सभी कोशिकाओं का मतलब क्या, या तो वो प्लांट सेल हो या तो वो एनिमल सेल हो, ये दोनों में पाया जाता है। हाँ, अगर सेल वाल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में वो नहीं पाया जाता है। एक सवाल पूछा था बीपीएससी में कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है ना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करता है। तो उसमें से हमारा ऑप्शन था क्या, कोशिका भित्ति, राइट आंसर। ठीक है, इनकी सेल वाल वो पादप में होते हैं और ये पादप में एनिमल में नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली की बात कर रहे हैं है ना। किसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं। तो कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना, कहता है कि इसे अर्ध परागम, देखिए जो हम हाईलाइटेड इसलिए कर देते हैं, हाईलाइटेड करने का पर्पस है कि आपको एक भी वीवीआई जो सवाल है वो आपसे न छूटे। ठीक है, तो इसे अर्ध परागम के नाम से भी जाना गया और चयनात्मक झिल्ली के भी नाम से जाना गया। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, अर्ध परागम झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और चयनात्मक ठीक है झिल्ली के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि सिलेक्टिव सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है कोशिका झिल्ली है वो किससे बना होता है। ये बहुत बार बीपीएससी में भी सवाल किया गया है, बीपीएससी 2 में सवाल किया गया है और 1 में भी सवाल किया गया है। ठीक है, यानी कि टीआरई की हम बात कर रहे हैं। तो ये लिपिड से भी बनी होती है और प्रोटीन से भी बनी होती है। अच्छा, हम लोग 9th से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका झिल्ली जो है लिपिड प्रोटीन से बनी होती है, वो सही है। ठीक है, लेकिन कौन से लिपिड से बनी होती है, ठीक है, कौन से प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो हम लोग लिपिड से जानते जरूर हैं, लेकिन यह 3 प्रकार के लिपिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, पहला क्या है, फास्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड और क्या, स्ट्रॉल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये 3 लिपिड तो होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये किससे बने होते हैं, फास्फोलिपिड से। यानी कहने का मतलब है कि सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो हमारी फास्फोलिपिड की होती है। ठीक है, तो फास्फोलिपिड से हमारा बना होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे हम सिंगल अवस्था में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कह देते हैं कि लिपिड से बना हुआ है, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि लिपिड से बना हुआ है। हालांकि अधिक मात्रा हमारा फास्फोलिपिड का है, ग्लाइको का भी है और इसका भी है। ठीक है, ये तीनों का है,
लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा मात्रा में फास्फो होती है, इसीलिए हम लोग फास्फो ना कहकर हम लोग लिपिड कहते हैं, ताकि ये तीनों का एक साथ संयोग हो जाए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें इसके बारे में बताए थे। लेकिन जो मॉडल जो है ये मॉडल किस प्रकार से उसको समझेंगे, कहने का मतलब है कि जैसे ये हमारा सेल है और ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। ठीक है, तो इस कोशिका झिल्ली के माइक्रोस्कोप से देखा गया, ये जो बाहर में जो राउंड दिखा रहे हैं हम, तो इस कोशिका झिल्ली को इतना से इतना काट दिया गया, यानी कि ऐसे काट दिया गया। ठीक है, और ये जो काटा गया ना ये, ठीक है, तो इसको इस कोशिका झिल्ली को स्कोप से देखा गया, तो पता चला कि इसका जो शेप होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि आखिर इसमें क्या है क्या नहीं है। इसमें प्रोटीन जो होते हैं, कोशिका झिल्ली का जो प्रोटीन होता है, बात को याद रखिएगा कि कोशिका झिल्ली का जो सतह होता है वो प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का जो सरफेस एरिया जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। लेकिन और ऐसे हमारे प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, चैनल प्रोटीन हो गया, कैरियर प्रोटीन हो गया। तो कैरियर प्रोटीन हो या चैनल हो, इसको पराधीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बीच में धंसे हुए होते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम देखने के कार्य करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये जो रेड दिख रहा है ना, रेड जो दिख रहा है, ठीक है, ये प्रोटीन है। ठीक है, बाहर के लिए तो प्रोटीन से बना हुआ है, लेकिन ये चैनल प्रोटीन है और ये क्या है, कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, तो ये दोनों जो रेड है हमको समझ में आई। और ये जो तीसरा दिख रहे हैं रेड यहाँ पे, ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है ना। हाँ, अभी बता कर गए थे कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, वो उसमें कौन सा प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये जो गोल जो हेड है और ये पूंछ है, ये क्या है? तो ये फास्फोलिपिड है। ठीक है, देखिए, कहने का मतलब है कि फास्फोलिपिड से ये बना भी होता है। देखिए, ये जो यहाँ पे हमने लिखा है फास्फोलिपिड, ये किसके लिए लिखा है, तो ये हाइड्रोफिलिक यानी कि इसके लिए लिखा है, जो हेड है। ठीक है, तो हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लवर है ना, वाटर लविंग होता है। ठीक है, उसे पानी से डर नहीं लगता है, उसे पानी मिलेगा बाहरी अवस्था में तो वो, ठीक है, तो इसीलिए जो अंदर की भाग है वो जल से क्या है, संरक्षण है। अब देखिए, जो बीच वाला जो भाग दिख रहे हैं, जो पूंछ जो है, ठीक है, वसीय अम्ल से बनी होती है। ये पूंछ जो ब्लैक वाला जो है ना, ये ब्लैक वाला ये पूंछ है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। यानी हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या, वाटर हेटिंग। ठीक है, जो अंदर की अवस्था जो हमारा है, जो पूंछ के जैसे जो दिख रहे हैं, ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, वो वाटर को हीट करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए, एक चीज़ और बताते हैं, बहुत लोग लिपिड, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये चीज़ें जानते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक और स्ट्रक्चर आपको मूल रूप से दिख रहा होगा, ये कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन भी है। तो ये सारे चीज़ जो है ये देखने के लिए जैसे कि माइक्रोस्कोप से मिला। और ये जो दोनों जो दिख रहे हैं ना, क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक है, ठीक है, और अब हम देखते हैं, अगर फिगर हम लोग समझ लिए हैं, तो फिगर समझने के बाद जो हमारा जो काम है वो इसका कार्य है कि अर्धपरागम झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो है, इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका फंक्शन 3 प्रकार से होता है। ठीक है, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से होता है। ठीक है, पहला में यदि हम देखें तो अक्रिय। ठीक है, अक्रिय स्थानांतरण यानी कि पैसिव ट्रांसफ़र करता है। यानी कहने का मतलब है कि अधिक सांद्रण वाले जो पदार्थ हमारा है, ठीक है, तो अधिक सांद्रण वाले पदार्थ का कम सांद्रण वाले पदार्थ की ओर, है ना, बिना ऊर्जा खर्च किए हुए। जैसे कोई कहने का मतलब कि अधिक पदार्थ है, ठीक है, उसके कम पदार्थ की ओर यदि हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें हमारा कोई ऊर्जा खपत नहीं हो रही है, यानी कि हमारा एनर्जी का कोई इसमें रोल नहीं है। ठीक है, वो कर रहा है, स्थानांतरण कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको फ्री में काम कर दे, ठीक है, माने कि आपको ट्रांसफ़र करना है कोई सामान, ठीक है, एक स्थान से दूसरा स्थान किसी को या मजदूर आपने लगा दिया है और वो बोले कि भैया हम पैसा नहीं लेंगे, ठीक है, हमको 2 वक्त की रोटी दे दीजिए। ठीक है, तो भूख लगी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आपसे पैसा नहीं लिया। मूल रूप से क्या, आपका खर्च नहीं हुआ। ठीक है, मूल रूप से जो आपका मनी जो है वो खर्च नहीं हुआ, बिना पैसा लिए वो काम कर दिया। दैट इज क्या, अक्रिय स्थानांतरण यानी कि पैसिव ट्रांसफर। अब यहाँ देखिए सक्रिय स्थानांतरण। सक्रिय स्थानांतरण में क्या,
सक्रिय, अच्छा ये चीज़, हाँ ये क्या है कि इसको जैसे विसरण कह सकते हैं, फैलाव कह सकते हैं, है ना। अच्छा विसरण की प्रक्रिया देखने की कहाँ मिलती है? विसरण की प्रक्रिया देखने की मिलती है जैसे स्प्रे, है ना। अक्रिय स्थानांतरण हमारा स्प्रे बोतल में होता है। आप एक क्लिक किए और वो छोटी सी होल होती है, लेकिन जब फुहारे मारती है तो वो बड़े बड़े फुहारे मारती है, ठीक है, बहुत मात्रा में फैलती है। तो विसरण को हम फैलाव भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वो स्प्रे बोतल वाला जो है वो अक्रिय का कार्य करता है। आगे हम देखेंगे सक्रिय स्थानांतरण, यानी कहने का मतलब क्या, एक्टिव ट्रांसफ़र, यानी कोशिका में जो है ना, ये कोशिका झिल्ली के द्वारा बात कर रहा है, ठीक है। ये जब ट्रांसफ़र करता है तब ये एटीपी का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? एटीपी का उपयोग करता है और फिर वो स्थानांतरण करता है। जैसे कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान यदि हमारा पदार्थ का ट्रांसफ़र करना है तो कुछ हमारा खर्च हो रहा है, तो वो ऊर्जा जब खर्च होती है तो उस ऊर्जा को हम लोग जो खर्च हो रही है, ठीक है, तो वो कहाँ आती है? हमारे सक्रिय में आती है, ठीक है। यानी कि कोई कुछ काम कर रहा है तो करने के बदले वो ऊर्जा खपत हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो सक्रिय जो है, ध्यान से समझिएगा, एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल, इसका पहला इम्पोर्टेंट कि सक्रिय जो होता है वो एटीपी के रूप में काम करता है ऊर्जा को लेकर। अब यहाँ से देखिए कि ये जो है ये पंप की तरह कार्य करता है, ठीक है, एक पंप की तरह कार्य करता है, ठीक है। और वो पंप कौन सी है? सोडियम आयन है और कौन है? पोटेशियम आयन। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप है, ठीक है, जो कि वो सक्रिय की तरह कार्य करता है। अब देखते हैं हम आगे परासरण। परासरण क्या है? परासरण कहने का मतलब है कि जैसे आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटी सी मात्रा में आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ मानिए कि एक बोतल है या मानिए कि एक बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन इसको मान लीजिए, और इस बर्तन में यहाँ पे एक जाली लगा दिए, ठीक है, जिस जाली का नाम है अर्ध परागम झिल्ली, ठीक है। और इसका लेवल यहाँ पे हाई है, इसमें वाटर है, वाटर हाई है इसमें, ठीक है, और इसमें लो है, ठीक है। तो देखिए इस झिल्ली के द्वारा जो वाटर है जो लो में आएगा, हाई से कहाँ आएगा? लो में आएगा। किसके द्वारा आएगा? तो ये अर्ध परागम झिल्ली के द्वारा आएगा, ठीक है। तो जब हाई से लो की तरफ अर्ध परागम झिल्ली के द्वारा पदार्थ का ट्रांसफ़र होता है तब उसे हम परासरण कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता के बारे में देखते हैं कि आखिर इनका खोज कौन किया, नाम कौन दिया और असल में फिर किस नाम से जाना गया। तो कहता है 1857 में अल्बर्ट वान कोलिकर ने जैसे कि इनको देखा था, ठीक है, माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था। परंतु 1890 में रिचर्ड अल्टमैन, है ना, रिचर्ड अल्टमैन ने बताया माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट, है ना, बायोब्लास्ट से इनकी पहचान की। इसीलिए आज फेमस के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता भी कह देते हैं हम लोग कि अल्टमैन है ना, और माना भी जाता है, ठीक है। तो देखिए और 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, का नाम देने वाले, है ना, ये नामकरण किए थे, नामकरण किए थे, ठीक है, कौन? कार्ल बेंडा, यानी कि बेंडा चाचा ने, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो आज हम लोग नाम पढ़ रहे हैं वो किनका देन है? बेंडा चाचा का देन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसका फिगर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो बाहरी जो ब्लू लाइन में देख रहे हैं, ठीक है, ये बाहरी झिल्ली है, ठीक है। ये दोहरी परत होते हैं, याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसी परत की होती है या कैसी झिल्ली की होती है। तो द्विज झिल्ली के नाम से जाना गया माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक बाहरी झिल्ली हो गया और एक आंतरिक झिल्ली होता है, ठीक है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं छोटे छोटे डॉट के रूप में जो देख रहे हैं ये हमारा राइबोसोम है, ठीक है। अब बताएंगे कि इनमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70 या जैसे कि एस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे जो मतलब कि एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो छोटे छोटे जो ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर इसे F1 पार्टिकल कहा गया है। इन्हें प्रारंभिक कण भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इन प्रारंभिक कणों के बारे में हम बताएंगे कि आखिर ये जो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है इनका क्या योगदान है।
ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार जैसे कि सवाल बिहार दरोगा में पूछा गया है, ठीक है, और बिहार पुलिस में पूछा गया है। बाकी ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर है ये आपका आरएनए है, ठीक है, और ये जो उलझा हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, वृत्ताकार डीएनए है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, ये जो F1 कण है, तो F1 कण लगे कहाँ होते हैं, तो F1 कण क्रिस्टी में लगे होते हैं। यहाँ पे देखिए इसको क्रिस्टी बोलते हैं और इसी में F1 कण लगा होते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो खाली स्थान इस समय जो बच जाता है, इस खाली स्थानों को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि अधात्री भी इन्हें कहा गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कहता है कि इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा गया। अच्छा, ऊर्जा घर क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए हमारा अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का ऊर्जा घर है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे मांसपेशियों में अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारे भोजन से, हमारे ऑक्सीजन से, ठीक है, जो हम भोजन कर रहे हैं या ऑक्सीजन ले रहे हैं, इन सबों से ऊर्जा एकत्रित करता है, ठीक है। ऊर्जा को एकत्रित करता है किस रूप में, एटीपी के रूप में। तो एटीपी में मीन्स क्या, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के रूप में ये ऊर्जा को क्या करता है, एकत्रित करता है। कौन, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और यही जैसे कि हमारे शरीर में जैसे कि ऊर्जा को बढ़ाता है तो हम दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, ठीक है, और हम बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी की वजह से बोल पा रहे हैं, जो कि एनर्जी क्रिएट कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा को, ठीक है, संग्रहण करके एकत्रित करके रखना, ठीक है। वो किसके थ्रू, तो भोजन के थ्रू और ऑक्सीजन के थ्रू। तो चलिए हम यहाँ आगे देखते हैं। इसीलिए इसे ऊर्जा घर कहा गया, या तो इसे कोशिका का भंडारण बैटरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कोशिका की भंडारण बैटरी भी इसे कहते हैं। ये अर्ध स्वचालित कोशिका होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं F1 कण, है ना, कि आखिर F1 कण है क्या, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में जो लगे छोटे छोटे डॉट हैं, इसी डॉट को हम लोग क्या कहते हैं, F1 कण। F1 कण एक प्रकार का कण है, पार्टिकल है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीसोम है, ठीक है, जो एटीपी का संश्लेषण में भाग लेता है या एटीपी को बनाने का वो कार्य करता है। आखिर हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है कि वो भोजन से या ऑक्सीजन से हमारे शरीर में वो ऊर्जा एकत्रित करता है एटीपी के रूप में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा हमारे भोजन से या ऑक्सीजन से एकत्रित करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग चल पाते हैं, ठीक है, और पेशीय ऊतक में सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर करती है, मसल्स जिसे कहते हैं इसमें ज़्यादा होती है। तो जिस एटीपी में ऊर्जा का, है ना, एकत्रित करना माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है, तो उस एटीपी का बनाने में या संश्लेषण करने में किन का योगदान है, तो हम लोग एक शब्द में आंसर दे सकते हैं F1 पार्टिकल का, ठीक है। तो चलिए F1 पार्टिकल है क्या, यहाँ पे देखते हैं। कहता है कि F1 पार्टिकल कोशिका के श्वसन के दौरान, है ना, जब कोशिका श्वसन ले रहे होते हैं तो श्वसन के दौरान एटीपी का संश्लेषण में सहायता करता है ना, यानी कि एटीपी का बनाने का कार्य करता है। तो F1 कण जो है वो एटीपी के लिए जिम्मेदार हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एक डीएनए होता है, ठीक है। और डीएनए मीन्स क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इस डीएनए को हम लोग एमडीएनए कहते हैं। एमडीएनए मीन्स क्या, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। और इस डीएनए में आनुवांशिक सूचना होती है, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पाया जाता है, किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए में, ठीक है। अब एक बात और यहाँ समझिएगा कि मानव अंडाणु, मानव अंडाणु मीन्स क्या, फीमेल, है ना, यानी कि स्त्री, है ना। तो फीमेल में, है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होती है फीमेल के अंडाणु में, ठीक है, उसमें 37 जीन पाए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि बताइए कि मानव के अंडाणु में, है ना, या मानव के अंडाणु के माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें कितने जीन पाए जाते हैं, तो वो 37 जीन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्य देखते हैं, ठीक है, कि इनका जो कार्य है वो क्या है, F1 कण का, ठीक है। तो F1 कण का जो कार्य है
वो कोशिकीय श्वसन यानी ठीक है कोशिकीय श्वसन में कार्य करता है। ऊर्जा को एटीपी के रूप में एकत्रित करता है कौन? F1। ठीक है, हम लोग जो इनडायरेक्टली बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को एकत्रित करता है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के कौन सा भाग? तो वो F1 पार्टिकल काम करता है एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित करने का। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है? तीसरी ADP प्लस PI। PI क्या है? तो I मीन्स इनऑर्गेनिक, है ना, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक यहाँ लिख देते हैं, आपको समझिएगा, इनऑर्गेनिक फास्फेट। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक फास्फेट यानी कहने का मतलब है ADP प्लस PI यानी कि एडिनोसिन डाई, है ना, फास्फेट, और ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक है, तो एडिनोसिन डाई फास्फेट को, है ना, इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलाकर ATP का निर्माण करता है। ठीक है, अभी हम लोग जाने थे कि F1 जो होता है ATP के बनाने में, ATP के संश्लेषण में कार्य करता है, लेकिन कैसे? तो वो ADP के साथ, है ना, PI को मिलाता है और फिर वो ATP को निर्माण करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ATP आखिर है क्या। तो ATP जो है, ATP, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहलाता है? समझिएगा, यहाँ कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाता है। ऊर्जा मुद्रा मतलब क्या कि उसको एक पहचान है ना, ATP की ऊर्जा जो है अगर कोई एकत्रित कर सकता है, संचित कर सकता है, तो वो है ATP। जैसे मुद्रा के मीन्स कैसे, इंडिया की मुद्रा क्या है? रुपया। अमेरिका का क्या है? डॉलर। उसी प्रकार से हमारा ATP जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का मुद्रा है। तो समझिएगा यहाँ पे, है ना, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। ठीक है, आगे देखिए कि ऊर्जा के पैकेट के नाम से भी ये जाना जाता है। मतलब जिनके पास, जैसे आपके पास बहुत सारे पेन हैं, एक थैला में है तो पेन के पैकेट्स, बहुत सारे मार्कर जैसे कि एक थैला में है तो मार्कर के पैकेट्स, बहुत सारे लड्डू आपके थैले में है तो लड्डू के पैकेट्स। उसी प्रकार से, है ना, इसमें ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए, है ना, ATP को ऊर्जा का पैकेट के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन और केंद्रक के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। कहता है कि एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितना हो सकती है? तो 1 से 40 हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए हैं। अब अगले क्लास में हम लोग प्लास्टिड देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।